नमस्कार, राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से। देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स और साथ में स्किन का कलर और पाम की स्किन की क्वालिटी, इन सब चीज़ों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए, यही सब चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पाम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पाम का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली स्क्वायरिश है। तो स्क्वायरिश स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रगल मतलब एक्सेस जो है लेबर करनी पड़ती है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो उनकी लेबर या उनकी मेहनत के आधार पर नहीं, उनके फेट यानी लक के आधार पर प्राप्त होता है। बस इस पाम में यही समस्या होती है कि आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने किस समय पर जो किया उस समय पर आपका भाग्य यानी कि आपका फेट उस पोजीशन पे कैसा था, क्या वो आपका सपोर्टिव था या नहीं था, इन सब चीज़ों के आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यहाँ पर स्क्वायर स्पा में मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है फेट लाइन के ऊपर, और फेट लाइन के अलावा अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें तो आपके नाइन्थ हाउस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ समझनी है कि नाइन्थ हाउस जो होता है वो फादर का होता है और हायर एजुकेशन का होता है। तो अब हम लक को कैसे चेक करें? लक का मतलब हुआ कि अगर आपको हायर एजुकेशन से, यानी आपने जो हायर एजुकेशन ली उसका आपके जीवन में कोई रोल नहीं है, यानी उससे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपका नाइन्थ हाउस खराब है, यानी कि आपका भाग्य खराब है। दूसरा, यदि नाइन्थ हाउस जो है वो आपके फादर का होता है, अगर आप देखते हैं कि आपके फादर की फाइनेंशियल पोजीशन या मेंटल उनकी स्ट्रेस जो है वो ठीक नहीं है सिचुएशन, तो डेफिनेटली इसका मतलब आपका नाइन्थ हाउस ठीक नहीं है, नाइन्थ हाउस एक्टिवेट नहीं है, नाइन्थ हाउस आपका डीएक्टिवेट है। तो इसकी वजह से आपके फादर को भी प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि आपका नाइन्थ हाउस ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें जीवन में अपनी सक्सेस को डिफाइन करना है, यानी कि हमें सक्सेस ऐसी चाहिए जिसमें हमारे नेम हो, फेम हो, मनी हो, तो हमें नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करना होगा, जो कि हॉरोस्कोप का नाइन्थ हाउस, या आप कह लीजिए कि पाम में हमारी फेट लाइन को हमें इम्प्रूव करना होगा। ये एक सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब जो समझनी है वो ये है कि पाम जो है वो कलर, पाम का जो कलर मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पाम का कलर आपका जो है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड वाइट। इट मीन्स कि अगर आप हाथ को देखेंगे तो आपका हाथ जो है वो रेड एंड वाइट कलर के स्पॉट्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर वाइट हो गया, ये रेडिश हो गया, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, यानी कि पाम में सिमिलर कलर नहीं है, यानी पूरे पाम का एक सा कलर नहीं है, यानी रेड एंड वाइट के डॉटेड कॉम्बिनेशन है, यानी बहुत छोटी छोटी जगह पर रेड एंड वाइट रेड एंड वाइट रेड एंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मून है वो इनस्टेबल हो गया। मून का मतलब मून की नेगेटिव एनर्जी ने आपको आपके थॉट प्रोसेस में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक से सोच नहीं पा रहे अपनी ज़िंदगी के बारे में, और उसकी वजह से आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मूड स्विंग का मतलब क्या हुआ? बैठे बैठे अपने दिमाग को अलग अलग डायरेक्शन में लेकर के जाना। स्विंग का मतलब हुआ मूड जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, मूड बदलता रहता है, और बदलने का कारण भी आपको पता नहीं होता। आप बैठे बैठे एक अच्छी स्थिति में आप अपने आप को हैप्पी महसूस कर रहे हैं, विद इन 15 मिनट आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं है, और आपका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद वापस आपके मन में कुछ इस तरह की बात आएगी कि आपका मूड ठीक हो जाए। इसे कहता है मूड का स्विंग होना। तो ये बार बार जो मूड स्विंग होता है ये इंस्टेबिलिटी ऑफ मून है। और इनस्टेबिलिटी ऑफ मून का मतलब, अब इसी को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अब इस हॉरोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो मून की पोजीशन जो है वो आपकी एट्थ हाउस में है। तो एट्थ हाउस का जो मून होता है वो इनस्टेबल होता है। इनस्टेबल मतलब उसका जो मन है वो कभी भी फोकस्ड करने में उसे बहुत समस्या आती है। तो एक ये बात हो गई। तो ये आपके हाथ में भी दिखता है और आपके हॉरोस्कोप में भी दिखता है। अब देखिए, दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ
वो है आपके हाथ का जो स्किन है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि आपका हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा पफ़ी है। पफ़ी हैंड जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हैंड पफ़ी होना इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपके हाथ के अंदर सन और राहु का कॉम्बिनेशन है। जब भी सन और राहु का नेगेटिव कॉम्बिनेशन हाथ के अंदर होता है तो हाथ पफ़ी हो जाता है। और पफ़ी हाथ का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ भी अच्छा किस सेंस में मैं कह रहा हूँ? कुछ भी अच्छा मतलब होता है कि ये जो दोष लगता है, यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी, द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव राहु एंड द इम्पैक्ट ऑफ सन, ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं इससे एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो कि कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक, ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी को नहीं आने देती। आपकी लाइफ में, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, उसमें एक हैप्पीनेस की कमी होने लगती है, धीरे-धीरे हैप्पीनेस की कमी होने लगती है। च थर्ड, आपकी जो डेली वेजेज़ इनकम है, वो एक तरह से ज़ीरो हो जाती है, या समझ लो कि आपके पास भले ही प्रॉपर्टी हो, लेकिन आपकी जो रेगुलर इनकम जिससे व्यक्ति एन्जॉय करता है अपना डे टू डे लाइफ़ को, वो कम होती चली जाती है, जिससे लाइफ़ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। साथ में जो आपका ये योग जो है, वो एक ऐसा योग है जिसको कि सभी लोग, परिजन जितने लोग आपसे संबंधित होते हैं, उन सब का रोल उसमें आ जाता है, यानी उसकी वजह से सब परेशान होते हैं। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका आपका इंडिविजुअल ना हो करके वो सबके लिए क्रिएट हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम पितृदोष के अंदर आती है। तो ये पफ़ी हैंड इस बात का इंडिकेशन है। और आप देखेंगे कि जब आप कुछ रेमेडीज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये पफीनेस जो है ये हाथ की कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी है कि यहाँ पर सन और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी लाइफ में पितृ दोष बनाता है। और इस दोष से एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये दोष जिस भी व्यक्ति के घर में होता है तो वहाँ पर, यानी कि अब आप जैसे आपका जो जैसे आपका जो ससुराल है जिसे हम कहते हैं इन-लॉज़ है, तो आप देखेंगे कि इन-लॉज़ के हर परिजन के हाथ के अंदर ये पितृदोष होगा। यानी ये कॉमन ऐसा दोष है जो पूरे परिवार के हाथ में होता है। ओनली वन कॉम्बिनेशन हमारे एस्ट्रोलॉजी में है कि जिसको पूरा परिवार उसका नेगेटिविटी को उसको उठाना पड़ता है, उसका नेगेटिविटी का रिज़ल्ट जो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और यही चीज़ आप देखेंगे कि यहीं मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ कि सेम यही कॉम्बिनेशन सन और राहु की नेगेटिविटी ये आपके पार्टनर के हाथ में भी है। तो यानी कि दोनों की सेम हो गई। तो यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से क्रिएट होती है कि ये सबके हाथ में जाती है, इसलिए इसका निवारण करना, इसकी रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स रही क्यों, जबकि हमने उसको दूर करने के पूरे एफर्ट्स लगाए, एजुकेशन ली, पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ अच्छा होते हुए भी क्यों बेहतर परिणाम ना आए। उसमें से एक सबसे बड़ा जो दोष है वो है पितृदोष। तो इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर आप देखेंगे तो इस हाथ में आप देखेंगे कि ये विड्थ जो कलाई की है ये एक्सेस है, यानी कि जब ये विड्थ इस तरीके से लगभग बराबर हो जाती है, तो देखिए वैसे तो आप देखेंगे कि नॉर्मली आपको ऐसे बराबर ही लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो चौड़ाई है आपके हाथ की ये थोड़ी एक्सेस है विथ कंपेयर टू दिस पाम। तो जहाँ भी ये हाथ चौड़ा होता है ये लक को खा जाता है, यानी कि ये व्यक्ति को अनलक्की बना देता है जब हाथ थोड़ा चौड़ा होता है। और ये कुछ तो चौड़ा जो है ना पफनेस के कारण होता है, तो जैसे ही पफनेस कम होती है तो ये भी रिड्यूस होता है थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि उस समय आपकी कलाई यानी रिस्ट जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है जब इन प्लैनेट्स का नेगेटिविटी आपके ऊपर से हटती है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी एक जो चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक ऐसा योग आपके हॉरोस्कोप में जो भी पहले मैं नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉजिटिविटी की बात करूँगा।
अब इसके अंदर एक योग ऐसा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु विद सैटर्न एंड केतु। ये कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में भी है और ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में भी दिखाई देता है। ये कॉम्बिनेशन जो है, इट इज़ जस्ट लाइक ए शब्द जो है वो ऐसा बोल लिखा गया है, पिशाच योग। पिशाच योग का मतलब क्या होता है? देखिए, पिशाच योग का मतलब क्या है ये मैं आपको स्पष्ट करूं। नॉर्मली पिशाच योग को ऐसा मान लेते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है या ऐसा कुछ, पर ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली पिशाच योग का मतलब ये है कि आपके सराउंडिंग इस तरह की नेगेटिविटी रहती है जो आपको किसी भी अच्छे कार्य को करने में रोकती है। इसका मतलब सिंपल सा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑरा जो है वो इतना कमज़ोर है कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट करने के लिए काफ़ी है। यानी कि आप किसी भी जगह पर जाएं तो वहाँ की नेगेटिविटी से आप सबसे पहले मतलब अफेक्टेड होंगे, जबकि दूसरा आदमी नहीं होगा। ये ड्यू टू दिस रीज़न क्या हुआ कि ये योग बनने के कारण कभी कभी आपको ऐसा फील भी होगा, जैसे कि ऐसा फील होगा जैसे कोई अंधेरे में कोई बैठा है, या कभी ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास से निकल गया, या इस तरह की जो भ्रांतियाँ होती है, इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, पर इस तरह की चीज़ें जो है ना, सोते समय कुछ अजीब सी कभी फील आना कि जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस योग के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज़ हो भी अगर, तो मान लो कोई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये केवल आपका ऑरा कमज़ोर होने की वजह से बाहर के सराउंडिंग जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपको इम्पैक्ट करती है, और उसकी वजह से आपकी डे टू डे की जो थॉट प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इस योग के लिए भी क्या करना होगा वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरह की ये एक्टिविटी आपके इस योग की वजह से बनती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्लियर किया आपको। अब देखिए दूसरी चीज़, अब आप देखेंगे कि जो आपकी लिटिल फिंगर है, आपकी लिटिल फिंगर जो है वो बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं, जैसे ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये थोड़ी-सी अलग चली जाती है। तो ये अलग चलने का मतलब क्या हुआ कि आपके मन में हमेशा एक बात रहती है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ हो वो आपके मुताबिक हो, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। और यही इंडिकेशन जो है आपके पाम में दूसरी जगह भी दिखाई देता है, जो इस तरीके से है कि जो ये आपकी लाइफ़लाइन है और ये आपकी माइंड लाइन है, इसके बीच में जो ये गैप है, ये गैप जिन भी फीमेल्स के ज़्यादा होता है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए प्रयास करती हैं। यानी उनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है, यानी मेरा जो हस्बैंड है उसकी भी बात को वो ना मान के अपनी बात को मानने की कोशिश करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है, हालांकि वो ठीक भी होती हैं, लेकिन इन्हें सामाजिक तौर पर ठीक नहीं माना जाता। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जब आप हर समय ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो पार्टनर होता है उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि ये करेगी तो वही जो इसके मन में आएगा, तो ऐसा विचार आपके लिए एक नेगेटिव इम्प्रेशन लाता है। तो ये आपको छोड़ना होगा, यानी कि आपको सबकी राय में हाँ मिलाना चाहिए, और अपने जो आइडियाज़ या आपके मन में कोई विचार आता है उसे कन्वेंस करना पड़ेगा दूसरे को, और फिर हाँ भरा के अगर आप काम कराते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट आप अपने डिसीजंस लेंगे या तुरंत अपना कोई भी डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा राय लेनी चाहिए अपने पार्टनर से, और फिर ये डिसाइड करना चाहिए कि ये काम हमें करना है या नहीं करना। अब देखिए दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक अच्छी चीज़ मैं आपको इसी फिंगर्स में बता देता हूँ कि देखिए जब भी फिंगर, मिडिल फिंगर जो होती है, देखिए ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि इसके बारे में और भी आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आपकी मिड फिंगर, जिसे हम फिंगर ऑफ सैटर्न कहते हैं, सैटर्न फिंगर का टिल्टेशन यानी ऊपर का ये जो फैलेंज होता है, जैसे ये एक फैलेंज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये जो अपर फैलेंज है, ये अपर फैलेंज है, ये अपर फैलेंज जब टिल्टेड हो जाता है टूवर्ड्स, ये कौन सी है लाइन, दिस इज सन, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर का जो फैलेंज है वो टिल्ट हो गया इस तरफ। जब भी टिल्टेशन सन फिंगर की तरफ इस फर्स्ट फैलेंज का हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति किसी बड़े स्थान को प्राप्त करता है, यानी कि बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा नेता या बड़ा व्यक्ति बनने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन इन योर पाम। सो
आप हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर ने आपको एक तरफ एक बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए भी प्लैनेट्स दिए हैं, और उसके आधार पर यदि आप वर्क करते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो साइन है ये जल्दी से हर एक के हाथ में नहीं होता। नॉर्मली फिंगर स्ट्रेट होती हैं या टिल्टेशन इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन इस साइन योर टिल्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी ऑस्पिशियस। तो आपने ये भी देखा, तो ये यहाँ पर ध्यान रखें कि एक अच्छी चीज़ है जो आपके हाथ में। दूसरी बात कि अब आपके कैरियर से संबंधित मैं बात करता हूँ। देखिए, कैरियर से संबंधित बात में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो आपके आप ये कह लीजिए कि आपके हॉरोस्कोप और पाम में जो कॉमन है, उसमें मैंने आपको ये बताया कि देखिए ये जो चीज़ है ये एक बड़ा अधिकारी बनाती है व्यक्ति को। तो देखिए मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि एक प्रश्न आपका था कि क्या करियर में ये पॉसिबल है कि एज ए जज मेरी लाइफ के अंदर ऐसा हो सकता है? तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बोलता हूँ कि ऐसा 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। इसके दो रीज़न है। देखिए, नंबर वन रीज़न तो मैंने आपको यही बताया, ये जो ऊपर का पार्ट है, कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बनता है, यानी कि बड़ी स्थिति को प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जुपिटर, आपका सन और आपका सैटर्न की जो पोजीशन है वो आपको न्यायाधीश यानी कि जज बनाने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यानी कि वो इस स्थिति में है कि आप इस स्थिति को प्राप्त बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इन प्लैनेट्स को, जो ये इम्पोर्टेंट प्लैनेट मैंने आपको बताए, इन प्लैनेट्स को हमें कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और इसका रिज़ल्ट हमें कैसे लेना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक दूसरे से एसोसिएट हैं। जैसे ही हम नाइन्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होता है जुपिटर, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ में जब हम नाइन्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसमें प्लेस्ड जो सैटर्न और सन है वो आपके ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं विद मंगल, विद मार्स। यानी कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये अगर काम करेगा तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचा देगा, और अगर ये काम नहीं करेगा तो यही कॉम्बिनेशन आपको डे बाय डे नीचे की तरफ भी गिरा सकता है। तो ये बात भी हमारे को एक बात समझनी होगी कि हमारा ये जो कैरियर एज ए जज अगर हम कोशिश करें, तो अगर हम डेडिकेशन के साथ में अगर करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन भगवान ने ऑलरेडी हमारे हॉरोस्कोप और हाथ में डाला है, इसलिए हम जीवन में इस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिससे कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो कमिंग ईयर्स हैं अप टू द 35, आप ये मान लीजिए कि आज से ही जो 35 साल तक की आपकी जो एज है उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है आपकी पिछली जितनी ज़िंदगी थी उसमें, और आने वाले कई सालों में दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू। यानी कि कमिंग 5 years आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स और बेस्ट डेडिकेशन के साथ में इन 5 सालों को आप अगर व्यतीत करते हो तो आपकी लाइफ की जो स्टाइल है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपकी लाइफ की लग्जरी है, क्योंकि आपके हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो कुछ चीज़ें कमी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, और कुछ हाउसेस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे आपका लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका गेन स्ट्रॉन्ग है, आपका लग्जरी हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको लाइफ में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जो है एज ए जज या एज ए हायर ऑफिसर अथॉरिटी आपको मिलती है, जिसको आपको अवेल करना चाहिए डेडिकेशन के साथ में। अब दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए आपका जो लक जो है ना, वो जो है उसका लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। आपकी लाइफ में जुपिटर का रोल बहुत बड़ा है और मून का रोल बहुत बड़ा है। तो
तो आपको जुपिटर के लिए मैं एक सलाह देता हूँ कि जीवन में आप अपना कोई भी डिसीजन जब करें तो आप अपने गुरु से उसकी आज्ञा लें। अब देखिए यहाँ गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब आपके फादर आपके गुरु हो सकते हैं, आपके हस्बैंड आपके गुरु हो सकते हैं, आपकी मदर आपकी गुरु हो सकती है। कोई भी आपका गुरु जिस पर आपको पूरा फेथ हो, आप उससे सलाह लेकर के अगर जीवन में लगातार एक व्यक्ति की सलाह से चलेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जीवन में बहुत सफल होंगे। जो योग है, ये बड़ा टिपिकल है। देखिए गुरु जो है ना, आपके भी 6th हाउस में और आपके पार्टनर के भी 6th हाउस में है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि इन लोगों को हमेशा किसी एक खास व्यक्ति को जो इनके मन में सेट हो जाए कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है, वो कोई भी हो सकता है। आप उसकी कंटिन्यूअस होल लाइफ एक उसकी की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके स्वयं के डिसीजन आपको कभी भी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपके जो डिसीजंस हैं उनमें खुद में कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो आपको अच्छा सोचने ही नहीं देंगे। तो जब आप किसी को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। यानी यू हैव टू फॉलो समवन। किसी को भी आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपके काम बनते चले जाएंगे। ये आप दोनों के लिए। अब देखिए क्या है कि चाइल्ड इश्यूज के बारे में बता देता हूँ। देखिए आपका जो नेक्स्ट जिसे हम कहते हैं इशू जो भी है, वो 100% ही कह सकता हूँ मैं कि वो एक मेल चाइल्ड होगा। यानी कि ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जब भी आपका ऐसा हो तो आप निश्चित तौर पर मानिएगा कि ये मेरी तरफ से आपको एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब देखिए 30 आपका जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कि देखिए यहाँ पर पाम में और जो बाकी की लाइन्स हैं उनको भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ आपके सामने, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साइन मैं आपको हाथ में दिखाता हूँ जो कि आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देगा, और वो साइन है ये वाला। यानी ये जो मैंने फिगर आउट किया है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके नीचे जो साइन है इट इज़ जस्ट लाइक ए फिश। तो ये जो फिश साइन है दैट इज अंडर द सैटर्न, और ये एक व्यक्ति को जज बनाने के लिए और एक बड़ा अधिकारी बनाने के लिए एक मोर देन सफिशिएंट साइन है। यानी कि बाकी प्लैनेट चाहे कहीं भी रखे हुए हों, लेकिन ये एक साइन आपको इस लेवल तक, ऊंचाई तक, यानी एक सरकारी प्रतिष्ठा और आपके मान सम्मान की वृद्धि के लिए ये एक सिंगल साइन आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आप भरोसा रख कर के मेहनत करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अब देखिए निश्चित तौर पर ये बात मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में आप अगर अच्छी रेमेडीज़ करते हैं तो आपका राहु का इम्पैक्ट जैसे जैसे कम होगा तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप कोई रेमेडी नहीं करते और मन मुताबिक चलते हैं तो आप देख लीजिएगा कि ये सारी जितनी भी रेखाएं हैं ये सब इम्पैक्ट देंगी आपको अप टू 40 ईयर्स, 42 ईयर्स। तो यानी कि अब दो बातें यहाँ पर हो गई कि हमें इस राहु की इंटेंसिटी को कम करना है, जिससे कि मैक्सिमम हमें राहु की इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हुए हम रेमेडीज़ करते हुए। और राहु देखिए क्या है, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको कि बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है, और राहु को अगर ठीक ना करो तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी इतने खतरनाक होते हैं कि पूरी व्यक्ति की ज़िंदगी को हिलाने में सक्षम है। तो इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को अपने राहु को मैनेज रखना चाहिए, राहु को संभाल के रखना चाहिए, या उसकी रेमेडीज़ आपको डे टू डे बेसिस पे रेगुलर करनी चाहिए, जिससे ये राहु का इम्पैक्ट कम हो जाए। तो आप देखोगे कि जब आप ये रेमेडीज शुरू करेंगे तो ये लाइंस जो भी हैं इनकी इंटेंसिटी जो है वो लगातार कम होती चली जाएगी। और साथ में यहाँ पर ये दो मार्स लाइन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके लाइफ लाइन के सपोर्ट में दो रेखाएं हैं जिन्हें हम मार्स लाइन कहते हैं, और वही मार्स लाइन आपकी लव मैरिज का कारक है। ये लाइन, सॉरी मैं दोबारा बनाता हूँ, देखिए एक तो ये लाइन, इस पर गौर कीजिए,
और एक ये लाइन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लाइन जो है और इस लाइन का इस जगह पर है, तो इसका भी अभी मैं मीनिंग समझाऊंगा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ये लाइन इस तरीके से जाती है। ये एज जो अभी है आप उसी एज के अराउंड है, यानी कि सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि इस एज के ऊपर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसको अगर आप अवेल करें तो आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। यही टाइम जो मैंने आपको बताया कि 30 टू 35 के बीच में ये जो समय है, ये एक समय ऐसा आएगा जो आपको मैक्सिमम एक बड़ा गेन, यानी लाइफ का आपका पहला सबसे बड़ा गेन आपको यहाँ मिलने वाला है। यानी आपकी अब तक की जो ज़िंदगी है उसमें जो सबसे बड़ा गेन जिसको हम कहते हैं या अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वो आपको मिलने वाली है। तो अब क्या मिलने वाली है, तो वो आपके कैरियर के आधार पर, जैसा हमने बताया कि आप किसी जुडिशरी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें आपकी सफलता का पूरा योग बनता है। सेकेंडरी कि लाइफस्टाइल मनी। तो मनी, देखिए मनी का जो है वो आपका मनी जो डिस्टर्ब है आपकी लाइफ में, जो मनी का जो रोटेशन है वो डिस्टर्ब है, उसका एकमात्र जो कारण है वो है राहु। अगर ये राहु प्लेनेट आपने ठीक किया होता, क्योंकि देखिए एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि राहु का इम्पैक्ट इसलिए मैंने आपको बताया कि राहु आपके 11th हाउस के ऊपर डायरेक्ट, यानी उसका एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ये हाउस आपका एक्टिवेट नहीं है और ये हाउस है आपको पैसे देने वाला। तो जब ये एक्टिवेट ही नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा कहाँ से? ये आपको लॉस देगा। जब तक लॉस देगा, जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। हालांकि हाउस अच्छा है, लेकिन ड्यू टू द नेगेटिविटी ऑफ द प्लेनेट राहु, ये आपको लगातार लॉस देता जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पर क्या है कि बुध जो है वो बुध आपका अस्त है और साथ में 8th हाउस में है, इसलिए क्या है, और साथ में जो आपके पार्टनर हैं उनका बुध भी जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है और राहु आप दोनों की अच्छी स्थिति में नहीं है। तो सिंपल सी एक बात यहाँ पर समझ में आ जाती है कि ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना, यानी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके कारक प्लेनेट जो हैं वो राहु और मरकरी हो। अब इस काम में कौन सा काम है, अगर आप नोट करेंगे तो राहु और मरकरी के सबसे बड़ा काम होता है शेयर एंड सट्टा। इस तरीके के जो काम होते हैं वो राहु और मरकरी में आते हैं, जो बिल्कुल आप लोगों को सूट नहीं करते। इसलिए इस तरीके के कामों को बिल्कुल भी नहीं करना है जिसमें कि रोल जो हो, याद कर लीजिएगा, वो काम जिसमें कि रूलिंग प्लैनेट जिसका राहु और मरकरी हो, उस काम को आप लोगों को कभी नहीं करना है। दैट्स ऑल। ये बात आपको समझनी है। तो यानी आप जब भी काम करें तो ध्यान रख लीजिए कि उसके रूलिंग प्लैनेट कहीं राहु और मरकरी तो नहीं है। अगर वो हैं तो हमें वो काम नहीं करना है। यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपका लग्न स्ट्रांग है और नो डाउट 8th हाउस से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की पर्सनल जो एक हम कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी जो होती है, वो पर्सनैलिटी डेयरिंग होती है। डेयरिंग का मतलब आप समझते हो? डेयरिंग का मतलब होता है कि वो व्यक्ति धाड़-पाड़ व्यक्ति होता है, मतलब वो किसी से ना कहीं पर दबता है, ना उसके अंदर कोई डर होता है, ना किसी तरह का उस मतलब एक उसका अपना प्रभाव वो बनाने की ताकत रखता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस समय आपका ऑरा आपने इतना कमज़ोर कर रखा है ड्यू टू सम रीजंस, व्हाटएवर इट मे बी, इट इज़ ड्यू टू द सम नेगेटिविटी ऑफ द प्लैनेट ऑल्सो। तो वो ऑरा की वजह से आपकी जो जो एक पर्सनैलिटी है जिसे हम कहते हैं, वो बहुत नीचे चली गई। आपको इन्हीं सब रेमेडीज़ को करते हुए इस पर्सनैलिटी को आप जैसे ही ऊपर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा चेंज हो गया। उससे आपका जो पिशाच युग मैंने बताया था वो ख़त्म हो जाएगा इससे, क्योंकि ऑरा जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है राहु से। जैसे ही आप राहु ठीक करते हैं, आपके चेहरे पे चमक आती है, आपके चेहरे के अंदर एक क्लीननेस आती है, आपका चेहरा ग्लो करता है, आपका चेहरा किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने की ताकत रखता है। तो ये जो चीज़ है, ये एक मतलब फैक्टर है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका मैरिज हाउस जो है दैट इज़ इन गुड कंडीशन, हैविंग नो प्रॉब्लम। मतलब आपका जो मैरिज हाउस है उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें केवल एक ही समस्या है मैरिज हाउस में। उसमें ये है कि आपका लग्न जो है वो आपके पार्टनर से स्ट्रांग है,
इसलिए क्या होगा कि आप उन पर हावी होने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये नेचर आपको छोड़नी पड़ेगी। यानी कि आपको प्रायोरिटी जो है अपने हस्बैंड को देते हुए अगर आप मैरिज लाइफ को गुजारेंगे, तो आपकी मैरिज लाइफ जो है वो स्मूथ होगी। वरना क्या होगा कि वो एक अननेसेसरी उसमें एक क्योंकि आपके हस्बैंड का लग्न कमज़ोर है, तो वो आपको कोई विरोध तो नहीं करेंगे किसी तरह का, लेकिन उदासीन हो जाएँगे। यानी वो कट जाएँगे आपसे, अपने आप को अलग कर लेंगे। क्योंकि उनका लग्न कमज़ोर है, आपका लग्न हाई है, तो आपसे वो आर्गुमेंट भी नहीं करेंगे, आपसे कोई बहस भी नहीं करेंगे, आपको किसी चीज़ का कोई जवाब भी नहीं देंगे, लेकिन वो साइलेंट हो जाएँगे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसे अगर आपको ठीक करना है, तो आपको प्रायोरिटी जो है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको अपने डिसीजंस को कन्विंस करके वो अप्लाई करना है, डायरेक्ट बिना परमिशन के अप्लाई नहीं करना है। बस अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं, तो आपकी मैरिज लाइफ में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, और साथ में ये भी बताया कि कौन-कौन से प्लैनेट है जिनको ठीक करने के लिए हमें ज़रूरत है, तो मैं उसके आधार पर आपको रेमेडीज़ और जो भी एप्रोप्रिएट स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होती है, वो मैं पूरी बनाकर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।